मैं प्रभात कुमार विश्नोई GIC देवरी इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी बच्चों को नमस्कार। चलिए आज फिर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म का साम्य अथवा संतुलन। ये भी कल भी हमने समझाया था आपको, साम्य अथवा संतुलन। और फर्म मैंने पहले बताया था कि उद्योग एक वृहत इकाई है जिसमें अनगिनत फर्में होती है, बताया था ये। और फर्म एक लघु इकाई है। ये वृहत इकाई है और ये लघु इकाई है फर्म। वृहत इकाई, वृहत इकाई का मतलब बड़ी इकाई। एक फर्म, एक उद्योग में अनगिनत फर्में होती हैं, ठीक है ना, ये हमने आपको कल बताया था। और लघु इकाई मतलब एक छोटा मतलब एक फर्म समझिए इसको। तो ये छोटा होता है, उद्योग बहुत बड़ा होता है। उद्योग में तो अनगिनत फर्में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बताया था कि संतुलन साम्य, याद आया होगा आपको। स्थिर साम्य कढ़ाई में पड़ी हुई गेंद, जिसको घुमाओगे तो थोड़ा बहुत ये मूव करेगा, उसके बाद वहीं आगे टिक जाएगा। कल याद आ गया होगा। साम्य का अभिप्राय बताया था फिजिक्स में क्या होता है, ठीक है ना, स्थितिक अवस्था से होता है फिजिक्स में। और जबकि अर्थशास्त्र में स्थितिक अवस्था से नहीं होता। परिभाषा भी हमको बताई थी। फर्म का संतुलन क्या है? फर्म जो है अल्पकाल में फर्म जो है आप अपनी वस्तु का मूल्य और मांग और पूर्ति का समायोजन करती है। किस प्रकार से करती है? तो वो जो है मांग और पूर्ति का जो समायोजन करती है उसको हम कहते हैं फर्म का संतुलन। जो अधिकतम लाभ अर्जित कर रही है, जो भी अति अल्पकाल में फर्म की जो मांग होती है वो 3 प्रकार की हो सकती है। एक अच्छी मजबूत मांग, ज्यादा मांग, ठीक है। दूसरा सामान्य मांग, और तीसरा कमजोर मांग, कम मांग। जब फर्म की मांग मजबूत होती है, ज्यादा होती है, तो फर्म को लाभ होता है, ठीक है, अल्पकाल में। और यदि फर्म द्वारा निर्मित वस्तु की मांग जो है सामान्य होती तो शून्य लाभ होता है या सामान्य लाभ होता है। और यदि फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु या विकृत वस्तु की मांग जो है कमजोर होती है तो फर्म को हानि होती है। तो यहां हम आपको बता दें कि अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। पूर्ण यानी एक तरफ विशुद्ध प्रतियोगिता है, दूसरी तरफ विशुद्ध एकाधिकार है। उनके बीच में अनगिनत बाजार की स्थितियां हैं जो और उत्तरोत्तर अपूर्ण प्रतियोगिता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता कोई एक अकेली स्थिति नहीं है, अपितु अनेक स्थितियों की एक श्रृंखला है जो और उत्तरोत्तर अपूर्ण प्रतियोगिता को दर्शाती है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता हमने बताई। पूर्ण प्रतियोगिता की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे क्रेता विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, समरूप वस्तु होती है, क्रेता विक्रेता को बाजार का ज्ञान होता है, ठीक है ना, उत्पादन के साधनों में गतिशीलता होती है, वस्तु बाजार में गतिशीलता होती है, फर्मों का स्वतंत्र आवागमन भारी गमन होता है ना। संपूर्ण बाजार में मूल्य एक पाया जाता है। फर्म जो है मूल्य स्वीकार करने वाली होती है, मूल्य निर्धारित करने वाली नहीं होती। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म मूल्य निर्धारित करती है। मांग यानी कि जहां फर्म का जो संतुलन है, फर्म जो है जहां कहिए कि जहां फर्म की सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर होती है, वहां फर्म संतुलन की अवस्था में होती है। फर्म संतुलन की अवस्था में यही बात अपूर्ण प्रतियोगिता मूल्य निर्धारण की है।
मूल्य निर्धारण वही होता है जहां क्या होता है, फर्म की सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। तो जैसा आपको बताया कि कृषक विक्रेताओं को बाजार का ज्ञान होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग आलस के कारण, केवल आलस के कारण, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमुक वस्तु यानी यह वस्तु थोड़ा सा दूर सस्ती है, किंतु फिर भी वो ज्यादा मूल्य पर खरीद लेते। बहुत से लोग नहीं होता उनको बाजार का ज्ञान। इसके अलावा समरूप वस्तु होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, किंतु अपूर्ण प्रतियोगिता में सारे ही विक्रेताओं के पास एक ही जैसी वस्तु है। सभी विक्रेताओं के पास मान लीजिए एक ही जैसी वस्तु है, सभी उत्पादक एक जैसी वस्तु बेच रहे हैं, लेकिन कहिए कि विज्ञापन कराते हैं, और जिसका विज्ञापन बहुत अच्छा होता है वो वस्तु ज्यादा बिकती है। अब चाहे आप कोलगेट की बात करिए, चाहे आप पेप्सोडेंट की बात करिए, चाहे आप क्लोजअप की बात कीजिए, चाहे बबूल की बात कीजिए, हिमालय है, सिवाका है, अन्य बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी अलग पहचान बना के उसको बेचते हैं और अपना मार्केट बनाते हैं। तो यहां जो होता है वस्तु विवेक पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में। सबसे महत्वपूर्ण बात किसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, मैं आपको थोड़ा परिभाषा बता दूं कि विशुद्ध प्रतियोगिता और विशुद्ध एकाधिकार, ये दो सिरे की स्थिति है। एक सिरे पर विशुद्ध प्रतियोगिता और दूसरे सिरे पर विशुद्ध एकाधिकार। इन दोनों के बीच में बाजार की अनगिनत स्थितियां हैं जिन्हें हम अपूर्ण प्रतियोगिता कह सकते हैं। आप समझ रहे होंगे, अपूर्ण प्रतियोगिता कोई एक अकेली स्थिति नहीं है बाजार की, अपितु अनेक स्थितियों की एक श्रृंखला है जो और उत्तरोत्तर अपूर्ण प्रतियोगिता को प्रदर्शित करती है। तो यहां अपूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता जस्ट पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत है। आपको पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं पिछले टॉपिक में मैंने बताया था। पिछले टॉपिक में मैंने पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में और फर्म का सामने किस प्रकार होता है ये हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, आप उसमें देख लीजिए। यहाँ हम फर्म के अल्पकालीन सामने की चर्चा करेंगे। अल्पकाल में क्या होता है, अल्पकाल में फर्म द्वारा निर्मित जो वस्तु है उसकी मांग तीन प्रकार की हो सकती है। फर्म की मांग तीन प्रकार की हो सकती है। मतलब समझिए, एक मांग बहुत अधिक हो, मजबूत हो, अधिक मांग हो, फर्म द्वारा निर्मित वस्तु की मांग अधिक हो, ठीक है। अर्थात मांग मजबूत हो, मांग ज्यादा हो, दूसरी स्थिति हो सकती है मांग सामान्य हो, सामान्य मांग, न ज्यादा न कम। और तीसरी स्थिति हो सकती है कमजोर मांग, कम मांग, कम
मांग। ये तीन स्थितियों हो सकती है और इन तीनों स्थितियों में फर्म के सामने की अल्पकाल में हम चर्चा करेंगे। आप समझ लीजिए कि अधिक मतलब मांग मजबूत हो सकती है, मांग सामान्य हो सकती है, मांग कम हो सकती है। ठीक है, कम मांग से हमारा तात्पर्य है कि मांग बहुत कम है। ठीक है, अब यहां संतुलन की जहां तक बात है, फर्म का संतुलन भी उसी बिंदु पर होता है जिस बिंदु पर फर्म की सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है, यानी सीमांत लागत बराबर होती है सीमांत आय की। तो ये जो बात है पूर्ण प्रतियोगिता में भी थी और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी है। ठीक है, ये तो संतुलन की शर्त है, साम्य की शर्त है, या मूल्य का निर्धारण जो होगा वो वही होगा जहां सीमांत आय और सीमांत लागत ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फर्म का जो सीमांत आय वक्र होता है, सीमांत आय वक्र और औसत आय वक्र, ये दोनों बाएं से दाएं को नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। ये हमारा AR है और ये MR है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत आय, यहाँ पे आप लिखेंगे आय और मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे बिक्री की मात्रा, बिक्री की मात्रा, और यहाँ पे लिखेंगे सीमांत आय, औसत आय, औसत सीमांत आय, ज्यादा नंबर छोड़ो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं आय और लागतें, आय और लागतें तथा मूल्य। आपको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देखिए ये आय और लागतें तथा मूल्य, ये हमने इस OY अक्ष पर प्रदर्शित किया है और OX अक्ष पर, OX अक्ष इस पर जो है हमने बिक्री की मात्रा को प्रदर्शित किया गया। इसको आधार रेखा कहते हैं, इसको कोटि रेखा कहते हैं, ये हमने पहले दिन भी बताया था। यहां आपको देखना है कि सीमांत आय वक्र और औसत आय वक्र ये दोनों बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरते हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात जो रेखाचित्र को देखने से स्पष्ट है कि सीमांत आय औसत आय से कम है। ठीक है, यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है, औसत आय रेखा ये जो है मांग वक्र का प्रतिनिधित्व भी करती है। ठीक है, चलिए अब आपको हम मूल्य के निर्धारण बताते हैं। मूल्य का निर्धारण कहाँ होगा? मूल्य का निर्धारण होगा उस बिंदु पर जहां फर्म की सीमांत लागत बराबर होगी सीमांत आय। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये शर्त है, ये शर्त पूर्ण प्रतियोगिता में भी थी, ये यहां भी है, इसको तो भूलना ही नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के सामने की शर्त बताइए, तो जहां पर सीमांत आय और सीमांत
लागत दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटता हुआ गुजरता है, वहां फर्म का संतुलन होता है। तो ये भूलने वाली बात नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगिता में भी मूल्य का निर्धारण उसी बिंदु पर होगा जहां फर्म का सीमांत लागत और औसत लागत सीमांत आय ये दोनों बराबर। अब आपको हमने बताया है, अच्छे करके बताया है, औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध। यहां देख लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। सीमांत लागत और औसत लागत ये यू के आकार के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? यू के आकार के होते हैं। आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। सीमांत लागत वक्र जो है ये औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ये सीमांत लागत वक्र है, ये औसत लागत वक्र है। पहले सीमांत लागत ये यानी सीमांत लागत कम होती है, मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, और औसत लागत ज्यादा होती है। बाद में क्या होता है, स्थिति चेंज हो जाती है, सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है और औसत लागत उसके नीचे आ जाती है। ये यू के आकार के बन जाते हैं। दीर्घ काल में फर्म का सीमांत लागत और औसत लागत यू के आकार का हो जाता है। कारण क्या होता है आप बताएंगे? कारण या मैं भी बताऊं? चलिए मैं ही बता देता हूं। दीर्घ काल में फर्म का सीमांत लागत और औसत लागत वक्र यू के आकार का इसलिए होता है क्योंकि इस पे उत्पादन के नियमों का प्रभाव पड़ता है। शुरू में उत्पादन में वृद्धि नियम क्रियाशील होता है। उत्पादन वृद्धि नियम में क्या होगा? उत्पादन वृद्धि नियम को लागत ह्रास नियम भी कहते हैं। ये बाद में बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। तो इसमें लागतें कम होती हैं। बाद में उत्पादन समता नियम या स्थिर नियम लागू होता है। तो यहां पे उत्पादन स्थिर नियम, यहां पर सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर हो जाते हैं उत्पादन स्थिर नियम के अंतर्गत। और बाद में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ह्रास नियम जिसके कारण सीमांत लागत भी बढ़ती है, औसत लागत भी बढ़ती है। शुरू में सीमांत लागत में औसत लागत की तुलना में कम वृद्धि होती है, बाद में स्थिति उल्टी हो जाती है। तो इनका संबंध है, ये हम बता चुके हैं, इसको बार बार बताने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पर अनावश्यक रूप से टॉपिक लंबा हो जाता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बताया। यहां से हमने सीमांत लागत वक्र को उठाना है। आप देख रहे हैं यह आपका सीमांत लागत वक्र है, जैसा बना हुआ है ऐसे ही मैं यहां बना देता हूं इसको। ये सीमांत लागत वक्र बना दिया मैंने। सीमांत लागत वक्र औसत सीमांत आय को, ये सीमांत आय वक्र है, इसको इस बिंदु पर काट रहा है। यानी ये संतुलन बिंदु है कि ठीक है, मूल्य का निर्धारण कितना होगा? ई बिंदु से हमने इस रेखा के समांतर रेखा डालनी है और ये हमको प्राप्त हो गया एस क्यू। मूल्य बाजार में निर्धारित होगा एस क्यू के बराबर, ठीक है।
अर्थात प्रति इकाई मूल्य जो होगा यानी औसत रेवेन्यू, औसत आय या मूल्य, एक इकाई को बेचकर जो आय प्राप्त होगी या एक इकाई के बेचने का जो मूल्य है उसी के बराबर आय होगी, तो ओपी के बराबर प्राप्त होगा मूल्य। आपकी समझ में आ गया होगा, मूल्य का निर्धारण तो यहां हो गया। लेकिन लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है या शून्य लाभ हो रहा है, ये कैसे जानेंगे? देखिए, अगर अब यहां पे औसत लागत रेखा जो ये है इसको लाना है। अगर औसत लागत रेखा इनके बीच में से ई एस के बीच में से गुजरेगी तो लाभ होगा। ठीक है, किसके बीच से गुजरेगी? ई एस। चलिए मैंने यहीं से गुजार दिया इसको, ये इस तरीके से औसत लागत। ठीक है, प्रति इकाई लागत, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, प्रति इकाई लागत, ये जो है इसको मान लीजिए एसटी, यानी एक इकाई को बनाने की जो लागत है अर्थात प्रति इकाई लागत, वो है टी क्यू के, और एक इकाई को बेचकर जो आय प्राप्त हो रही है वो है एस क्यू के, अर्थात प्रति इकाई जो लाभ प्राप्त हो रहा है फर्म को। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं यहां। ठीक है, अब आप अच्छे करके समझिए, ये यहां टी बिंदु से ना और ई बिंदु से छिप गया तो ये ई संतुलन बिंदु है। आप इसको और अगर स्पष्ट करना चाहते हो तो इसको और नीचे चले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चित्र को भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, समझने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। ये है, इसको आप यहां से ले आओ, ऐसे क्या परेशानी है। ठीक है, ये आपका यहां पर ये कट रहा है, ये बिंदु अब ये भी हट जाएगा यहां से, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये यहां तो मूल्य तो ये निर्धारित हुआ, प्रति इकाई आय कितनी प्राप्त हो रही है, तो सीमांत लागत का जो यानी औसत लागत का जो बिंदु है वो ये है, ये वाला बिंदु है, इसको आप टी कह दीजिए। ई बिंदु पर मूल्य निर्धारित होगा, प्रति इकाई जो आय प्राप्त होगी वो एस क्यू के बराबर होगा, प्रति इकाई लागत जो लगाई जाएगी वो टी क्यू के बराबर होगी। फर्म की प्रति इकाई फर्म का प्रति इकाई जो लाभ होगा वो एस टी के बराबर होगा। अब यहां इधर देखिए, प्रति इकाई फर्म को जो मूल्य प्राप्त होगा ओपी के बराबर प्राप्त होगा। फर्म को प्रति इकाई जो यानी लागत लगानी पड़ेगी वो ओपी के बराबर लगानी पड़ेगी, अर्थात फर्म को कितना लाभ होगा। ठीक है, हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक ये यहां से लेके पी एस और दूसरी है P1T। ये दो रेखाएं हमारे पास हैं, इनकी लाभ यानी ये आयत बन गया है, इसमें ये जो भुजा है ये P और P1 है, और ये वाली भुजा S PS और ये वाली भुजा P1T। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। बात समझ में आ रही होगी आपके? ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी P1P गुणा एक भुजा PS की जगह आप यानी क्या लिख सकते हैं, PT भी लिख सकते हैं P1T,
और ये P1, P की जगह क्या लिख सकते हैं, ST भी लिख सकते हैं। ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 8 है तो ये भी 8 है। 8 इकाई यानी एक अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो आय यानी प्राप्त हो रही है वो SQ के बराबर है। एक अतिरिक्त इकाई को मतलब बनाने की जो लागत है, यानी एक अतिरिक्त इकाई की जो लागत है, औसत लागत, वो है कितनी, QT के बराबर। प्रति इकाई जो लाभ हो रहा है वो ST के बराबर लाभ हो रहा है। यहां देख लीजिए, एवरेज लागत वक्र ये है, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्रति इकाई लागत लगानी पड़ रही है TQ के बराबर, और प्रति इकाई आय है SQ के बराबर। लाभ कितना हो रहा है, इसमें से घटा दोगे इस यहां से लेके यहां तक, तो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये लाभ हो रहा है। फर्म का कुल लाभ कितना होगा, इस भरे हुए भाग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां अगर फर्म का औसत लागत ई बिंदु से ऊपर से गुजरे तो लाभ होगा, ठीक है। और यदि एस बिंदु से गुजरे AC वक्र तो शून्य लाभ होगा, और एस बिंदु के ऊपर से गुजरे तो हानि होगी। तो ये लाभ की स्थिति है अपूर्ण प्रतियोगिता में, लाभ की स्थिति किसमें, अपूर्ण प्रतियोगिता में। अपूर्ण प्रतियोगिता में लाभ की स्थिति, ये आपका पहला हेडिंग होगा। अब इसको आपने समझ भी लिया होगा। मैं आपको एक दूसरे तरीके से कुल आय और कुल लागत के अप्रोच से बता देता हूं। कुल आय जो प्राप्त होगी, हमारे प्रति इकाई आय है OP, यानी ये मूल्य प्राप्त हो रहा है। मात्रा कितनी बेची जा रही है, OQ के बराबर, यानी ये मूल्य है और ये मात्रा है। जैसे ये 10 है और ये 8 है, ठीक है। 8 दाएं 80 रुपए हमारी आय हो गई, कुल आय हो गई OPSQ। प्रति इकाई लागत कितनी है, यहां से यहां तक मान लीजिए 7 रुपए, ठीक है। और यहां ये 10, तो 7, यहां से यहां तक तो ये 8 है, और यहां से यहां तक ये 7 है, ये है 10, तो 10 70 रुपए तो लागत हो गई, यानी कुल लागत, कुल लागत। और कुल आय कितनी हो गई, 80 हो गई। 8 रुपए मिल रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, ये कुल आय हो गई। इसमें से इसको घटा दोगे क्या बचेगा, लाभ। 80 में से 70 गए, 10 रुपए लाभ हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर वाले आयत से नीचे वाले आयत को घटा देंगे, तो जो शेष आयत भरा हुआ दिखाई दे रहा है ये लाभ है, ठीक है। फर्म का कुल आय कितनी होगी, यानी मूल्य गुणा बिक्री की मात्रा, ये फर्म की कुल आय होगी, कुल आय। अब मूल्य कितना है, 8 रुपए, और बेची कितनी मात्रा जा रही है, 10 इकाइयां, तो कुल आय कितनी होगी, 80 रुपए। कुल यानी कि ये तो हो गया कुल आय। कुल लागत कितनी होगी, कुल लागत, औसत लागत कितनी है हमारी, 7 रुपए। कितनी इकाइयां बनाई, 10, 70। लाभ कितना हुआ, 80 में बेची, 70 में बनाई, तो 10 रुपए का लाभ हुआ। कैसे ज्ञात किया, ऊपर वाले आयत से, आयत के क्षेत्रफल से नीचे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटाया, तो ये जो भरा हुआ भाग है ये 10 रुपए के बराबर है। आपको अच्छी करके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके दूसरी, ये तो था लाभ की स्थिति। अब देखते हैं शून्य लाभ की स्थिति।
इसको हम मिटा दें, ठीक है। आप लोगों के पास है, आप तो चाहे जितनी बार इसको देखिए। अब यहां पर ये बात वैसे लिखी रहेगी जैसे लिखी है, ठीक है। यहां भी वही लिखा रहेगा जो लिखा है, केवल हमने इसको मिटा देना है, और वो भी समझाने के दृष्टिकोण से, है ना। और वो रेखा चित्र हमने केवल आपको सीमांत लागत और औसत लागत के संबंध को समझाने के लिए बनाया, उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, याद रखिए इस बात, ठीक है। यहां देखिए, अब आगे चलते हैं। शून्य लाभ की स्थिति F1 प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य लाभ अथवा शून्य लाभ, सामान्य लाभ की स्थिति आप F1 प्रतियोगिता इसके साथ जोड़ लीजिएगा। सामान्य लाभ की स्थिति, यह हेडिंग हो गया आपका, ठीक है। F1 प्रतियोगिता में पूरा लिख लेना इसको, सामान्य लाभ की स्थिति, ठीक है। शब्द वही है। अब देखिए, ये हमारा औसत आय वक्र है और ये हमारा सीमांत लागत वक्र, सीमांत आय वक्र है, ठीक है। अब वहां से वही प्रक्रिया दोहरानी है। सीमांत लागत वक्र को हम ये ले आए, ये सीमांत आय वक्र को इस बिंदु पर काट रहा है। मूल्य का निर्धारण होगा SQ, वही पुरानी बात है। पहले जो औसत लागत थी यहां से निकली थी, इस बार औसत लागत यानी ये वाली रेखा हमने इस बिंदु से गुजारनी है, इस तरीके से, ठीक है। और इस रेखा के यानी OX के समांतर ये रेखा डाल देनी है, ये मूल्य हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसको समझिए, यहां पे शून्य लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? शून्य लाभ, शून्य लाभ या सामान्य लाभ, सामान्य लाभ। अगर फर्म द्वारा निर्मित वस्तु की मांग सामान्य हो तो फर्म को ना तो हानि होगी ना ही लाभ होगा। क्यों? कैसे? देखिए, ई बिंदु पर मूल्य का निर्धारण होगा, फलस्वरूप बाजार में जो मूल्य होगा वो SQ के बराबर होगा या OP के बराबर होगा, ठीक है। अब लागत को देखिए, प्रति इकाई लागत है SQ, फर्म की कुल लागत कितनी होगी, यानी कि फर्म की जो लागत है SQ अथवा OP, एक ही बात है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। फर्म कितनी मात्रा को बेच रही है, मान लीजिए 10 इकाइयां बेच रही है, 10 ही बना रही है। फर्म की लागत कितनी है, OP के बराबर, आय कितनी है, OP के बराबर, बेच कितनी रहा है, 10 इकाइयां, यानी 8 रुपए में बना रहे हैं और 8 ही रुपए में बेच रहे हैं। 10 इकाइयां बनाई और 10 ही इकाइयां बेची, 80 रुपए हमें प्राप्त हुए और 80 रुपए हमने लगाए, क्या बचा? शून्य। तो ये जो है शून्य लाभ की स्थिति है, अर्थात फर्म की कुल लागत कितनी है, OPSQ, आय के बराबर। फर्म की कुल आय कितनी है, OPSQ, यही आय है और यही लागत है, इसी आयत के बराबर आय है, इसी लागत के बराबर कुल लागत है। क्या बचा? कुछ नहीं। तो ये सामान्य लाभ या शून्य लाभ की स्थिति है। इस यानी पहले रेखाचित्र या ये रेखाचित्र व्याख्या आपको ऐसे लिखनी है। क्या लिखना है? OX अक्ष पर बिक्री की X वस्तु की लिख दीजिए साथ में, और X वस्तु की बिक्री की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है तथा OY अक्ष पर आय, लागतें तथा मूल्य को प्रदर्शित किया गया है। MR वक्र और AR वक्र फर्म के सीमांत आय और औसत आय वक्र हैं। MR मार्जिनल रेवेन्यू, AR एवरेज रेवेन्यू, औसत यानी औसत आय, सीमांत आय,
वक्र है। और यहाँ पर ये क्या है, ये सीमांत लागत वक्र है, ये औसत लागत वक्र है। ठीक है, सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को ए बिंदु पर काटती है, फलस्वरूप बाजार में वस्तु का मूल्य एस क्यू के बराबर निर्धारित होता है। ठीक है, जबकि फर्म की औसत लागत वक्र भी एस बिंदु से होकर गुजरता है, अर्थात फर्म की औसत लागत भी एस क्यू के बराबर है। फर्म एक इकाई को एस क्यू लागत पे बनाती है और एस क्यू मूल्य पर ही बेचती है, ना कोई लाभ है ना हानि, अर्थात फर्म को शून्य लाभ हो रहा है। ठीक है, दैट्स। इसके बाद जो हमारा तीसरा होगा वो हानि की स्थिति होगी, अपूर्ण प्रतियोगिता में हानि की स्थिति। तो देखिए वही रेखा चित्र है, हमने केवल इसको मिटाना है यहां से और ये मिटा देना है। ठीक है, ये भी हमने मिटा दिया और ये बिक्री की मात्रा लिखे रहना चाहिए था वहां। चलिए मिट गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख देते हैं। बिक्री की मात्रा, एक्स वस्तु भी लिख सकते हो आप, एक्स वस्तु की बिक्री की मात्रा लिख देना, कोई बुराई नहीं है ना। या फिर एक्स वस्तु की सीमांत आय, औसत आय और सीमांत लागतें, एक्स वस्तु की आय और लागतें तथा मूल्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ओ वाई अक्ष पर हमने आय, लागतें तथा मूल्य को प्रदर्शित किया। ओ एक्स अक्ष पर हमने क्या प्रदर्शित किया है, एक्स वस्तु की बिक्री की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ऐसे लिखना जैसे बोल रहा हूं, ए आर फर्म का औसत आय वक्र है, एम आर फर्म का सीमांत आय वक्र है। फर्म की सीमांत आय वक्र को सीमांत लागत वक्र ई बिंदु पर काटता है, जिसके फलस्वरूप बाजार में वस्तु का मूल्य एस क्यू के बराबर निर्धारित होता है, अर्थात ओपी के बराबर। फर्म का औसत लागत वक्र एस बिंदु से ऊपर से गुजर रहा है, अर्थात ये टी बिंदु है। फर्म को प्रति इकाई टी एस क्यू के बराबर लागत लगानी पड़ रही है और एक इकाई को बेचकर एस क्यू मूल्य मिल रहा है। फर्म को प्रति इकाई टी एस के बराबर हानि हो रही है। फर्म की कुल हानि ओ क्यू से गुणा कर देंगे इसको, तो यहाँ पे ये हमें पी बिंदु मिल जाएगा। प्रति इकाई हानि टी एस है और बिक्री की मात्रा ओ क्यू है। ओ क्यू की जगह पर हम P1 P भी लिख सकते हैं। TS, ये जो आयत हमारा होगा, आयत कितना, TS P1P, ये जो आयत होगा जिसको अब हम भर रहे हैं, ये आयत फर्म की हानि है और इसका इस रेखा चित्र को हमने यहां बना दिया है और उसी तरीके से आपको समझा भी दिया है। इसका हेडिंग क्या होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकालीन में फर्म को होने वाली हानि की व्याख्या। ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हानि की स्थिति। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हानि की स्थिति। ये तीन स्थितियां हमने आपको बताई। एक थी लाभ की,
अल्पकाल में फर्म द्वारा निर्मित वस्तु की मांग यदि मजबूत होगी तो फर्म को लाभ होगा, सामान्य होगी तो शून्य लाभ होगा, और यदि फर्म की मांग कमजोर होगी तो उसको हानि होगी। तो ये तीनों रेखाचित्र मैंने आपको विस्तार से समझा दिए हैं। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे करके समझ में आ गया होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो रेखा चित्र है ये केवल हमने आपको बहुत पहले कभी सीमांत लागत औसत लागत का संबंध क्लास के अंदर समझाया था, इसलिए हमने यहाँ पे ये बनाया। इसका इस क्वेश्चन आंसर से कोई संबंध नहीं है, केवल आपको सीमांत लागत औसत लागत बनाने हैं, याद करने हैं। यानी मूल्य का निर्धारण कहाँ होगा, जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होंगे, तो ये इस बिंदु पर है। यहाँ पर सीमांत लागत और सीमांत आय ये दोनों बराबर हैं, ध्यान देंगे ना। मूल्य कितना निर्धारित हुआ है, SQ। अगर ये औसत लागत रेखा यहां से गुजरेगी ये, तो इतना उसको लाभ होगा, ठीक है। ये भरा हुआ नीले रंग से भरा हुआ भाग जो है लाभ होगा। अगर वो यहां से गुजरेगी तो शून्य लाभ होगा, ये ऐसी रेखा, और यहां से गुजरेगी तो हानि होगी। तो केवल पूरा चित्र वैसे ही है, केवल एक ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा, इन तीन रेखा को बनाना सीख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, ओके बाय। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।